मैं बोलूं? वॉइस आ रही है बेटा शिवानी आपको? पानी दे देंगे सर। वॉइस आ रही शिवानी आपको? वॉइस आ रही है भवानी आपको? निकिता है शायद इस डिवाइस पे। हाँ निकिता ही है शायद। निकिता ही है। आओ 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 बेटा। आप हो ना डिवाइस पे? तो ये भवानी बेटा वॉइस आ रही है आपको? यस सर। सर मेरा नाम दिव्या है। अच्छा अच्छा सॉरी। तो नाम चेंज कर लो ना बेटा आप। मुझे लगा निकिता बोल सर रहे हो। पापा की आईडी है। अच्छा पापा की आईडी है। ठीक है बेटा कोई नहीं, आज क्लास होने के बाद एक बार नाम चेंज कर लेना आप। ठीक है। ओके सर। देखो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, किसी को याद है? बताओ बेटा, किसी को याद हो पिछली क्लास में क्या क्या कवर किया था हमने? हम्म। सर स्पेसिफिक रिलीफ। वेरी गुड। स्पेसिफिक रिलीफ में क्या क्या पढ़ा था बेटा? नोट्स होंगे आपके पास। क्या क्या पढ़ा था? सर अभी तक मिले नहीं मुझे नोट्स। अच्छा मिले नहीं? नहीं। ये मिले नहीं? पीडीएफ सेंड की थी आप लोग। हाँ वो तो मिल गई थी। मिल गई। और जो जो आप वो देते हो ना बुक्स, वो नोटबुक वाले नोट्स, वो हम्म। नहीं मिले। वो नहीं मिले? नहीं। ये एक मिनट बेटा अभी स्टार्ट करते हैं बस। बस 5 मिनट रुक जाओ बेटा और बच्चे ज्वाइन हो जाए ना, फिर स्टार्ट करते हैं हम। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आया था अच्छे से? वो तो कोई डाउट नहीं होगा, वो तो अच्छे से क्लियर होगा आपको। आपको बेटा दिव्या की दिया बेटा नाम है? दिव्या है ना? यस सर। दिव्या आपको क्लियर था? सर उस दिन मेरी पहली क्लास थी, मैंने तो पहली क्लास ली है उस दिन। अच्छा अच्छा पहली क्लास लिए। कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पता है कि क्या क्या पढ़ना है आपको? क्या स्ट्रक्चर है आपका? है कुछ आइडिया आपको? नो सर। हम्म। कोई नहीं बेटा अभी बताते हैं। बस 5 मिनट रुक जाओ मैं। देखो आप ये सुनते जाना ठीक है ना बेटा। हमारा जो कोर्स है उसमें टोटल कितनी बुकें हैं? टोटल आपकी बुकें 8 है। ठीक है ना। बुक 1 में हमने क्या क्या करना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1 प्लस स्पेसिफिक रिलीफ। बुक 2 में आएगा बेटा आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। बुक 3 में आएगा आपका फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में क्या क्या आएगा? हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। बुक 5 में क्या आएगा आपका? बुक 4 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? कोड ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज समन लॉ, क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लीगल लैंग्वेज। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज जो टॉपिक था आपका, आज का टॉपिक क्या था आपका?
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पिछली क्लास में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हाफ कंप्लीट कर दिया था, आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। प्रियांशु, वॉइस आ रही है आपको प्रियांशु? जी सर आ रही है, ये मैं यश ही बोल रहा हूँ, बट छोटे वाले भाई की आईडी खुली हुई है अच्छा इसमें। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं बेटा, ठीक है। एक मिनट बेटा बस, अब स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आया बेटा शिवानी, यश, आपको जो हमने पिछली क्लास में कवर किया? जी सर बिल्कुल आ गया। आ गया ना अच्छे से? हाँ जी सर, हाँ जी। जी सर। अभी स्टार्ट करते हैं बस। ठीक है ना, एक मिनट बेटा। डाउट है किसी को? पिछली क्लास का कोई कॉन्सेप्ट का टॉपिक जो अच्छे से ना आया हो? बताओ बेटा, डाउट है किसी को? नो सर। स्टार्ट करें फिर हम? यस सर। ठीक है ना। मैं चैप्टर जब खत्म होगा ना बेटा, तो आपको एक वो डिफरेंस का दिखाऊंगा। ठीक है ना, डिफरेंस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एक मिनट। हम्म हम्म। अब दिख रहा है बेटा आपको? पूरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ठीक है ना। देखो हमने क्या क्या किया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, किसका? स्पेसिफिक रिलीफ का। ठीक है ना, दिया देख लेना आप बेटा। ये स्पेसिफिक रिलीफ में आपको क्या क्या पढ़ना था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ठीक है ना, आप नॉर्मल कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, तो जो नॉर्मल कंपनसेशन की डिमांड करें वो किस में आता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है ना। और वहीं आपका अगर ब्रीच होता है, ठीक है ना, ब्रीच होने पे आप कंपनसेशन प्लस गुड्स, कंपनसेशन भी और गुड्स भी मांग रहे हैं, गुड्स जो डैमेज हुआ है, कि मुझे सेम का सेम ऐसा ही गुड्स चाहिए। तो जो गुड्स और कंपनसेशन मनी आप मांग रहे हैं, वो आपका क्या कहलाया जाता है? वो आपका कहलाया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। याद आया बेटा किसी को? पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। बताओ बेटा, शिवानी याद आया? हाँ जी सर। आ गया ना। तो बेसिकली आज जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 स्टार्ट करना है हमें। ठीक है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था, इसमें ब्रीच में कंपनसेशन अगर बात की जा रही तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, और किसी अलग तरीके के अगर स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड की जाती है तो किस में आता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आता है। ठीक है ना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमें टोटल 7 चैप्टर पढ़ने थे। 7 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने थे? 7 टॉपिक, सॉरी, 7 टॉपिक देख लो आप। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रेसिशन, कैंसिलेशन, डिक्लेरेटरी डिग्री, प्रिवेंटिव रिलीफ। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हम। इंजेक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में, अभी इंजेक्शन करेंगे। इंजेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक टेम्पोरली और एक परमानेंट। परमानेंट को परपेचुअल बोला है। ठीक है ना। टेम्पोरली क्या होता है? जो कुछ समय के लिए होता है। परपेचुअल यानी कि जो लंबे समय के लिए होता है। ठीक है। इंजेक्शन एक तरह से जजमेंट होती है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग।
ठीक है ना। जैसे कोर्ट का ऑर्डर है कि फैक्ट्री को अपने वेस्ट मटेरियल को कहाँ नहीं फेंकना, डंपेज में नहीं फेंकना, ठीक है ना। तो ये क्या एक तरह से इंजेक्शन। यहां तक क्लियर है संदीप? वॉइस आ रही है बेटा संदीप आपको मेरी? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। क्लियर है ना? अब स्टार्ट करें हम। यस सर, थैंक यू। बस 5 मिनट का इंट्रोडक्शन है, प्रीवियस करा देता हूँ, 5 ही मिनट लगेंगे। सबसे रिकैप रिकॉल कर रहे हैं चीजों को हम। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। क्या पढ़ा था हमने? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में लगता है, ठीक है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखो, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था। अगर आपकी प्रॉपर्टी 6 महीने, अगर आपकी प्रॉपर्टी को आपको अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज यानी कि निकाल दिया, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना जाके, ना कि कोई ट्रिब्यूनल में जाके, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके विद इन द 6 मंथ जाके अपने अपने प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हो। क्लियर है ना? यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या करा था हमने कि मूवेबल प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक रिलीफ कब कब मिल सकता है, जब आपको डैमेजेस हुआ है, ठीक है ना। दूसरा, आपका असेसमेंट ऑफ डैमेजेस इज नॉट कैलकुलेटेड, बोला असेसमेंट एंड कैलकुलेशन नहीं हो सकती डैमेजेस की। और क्या क्या किया था हमने? और क्या नाम है, अगर हमारी मर्जी के बिना हमें उससे निकाल दिया गया। हाँ, ठीक है ना। देखो आप, मैं दिखा देता हूँ बेटा जो हमने पढ़ा था। ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों में लगता है, ठीक है ना। इसमें देखो हमने मूवेबल में क्या क्या पढ़ा था। जब आपका कंपनसेशन, आपको एक एडुकेट रिलीफ नहीं मिल रहा, डैमेजेस को असेस करना काफी डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है ना। थिंग को क्लेम किया, वो रॉन्गली ट्रांसफर हो गया प्लांटिफ को। प्लांटिफ और डिफेंडेंट बेटा सबको पता है। शिवानी, डिफेंडेंट क्या होता है बता पाओगे बेटा आप एक बार? वॉइस आ रही है यश, शिवानी आपको? सर वॉइस तो आ रही है बट एक्चुअली अभी क्या है ना, हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं बोल नहीं अच्छा अच्छा, पाऊँ। सर कोई डिफेंडेंट नहीं मतलब यश। जो गुनाहगार होता हाँ है। हाँ, हाँ वेरी गुड संदीप। जी, प्लांट मतलब बेकसूर जो है। वेरी गुड, करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। जी तो सर। बेसिकली देखो आप, जो रिकवरी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, वो ऑब्टेन किससे की जा सकती है? प्लांटिफ से की जा सकती है, ठीक है ना। प्लांटिफ ही ले सकता है, ठीक है ना। प्लांटिफ कौन होता है? हाँ, निर्दोष, बेरोजगार, वो बेकसूर, जो बेकसूर निर्दोष इंसान है वही स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड करता है। आपको ये पता ही है बेटा, ठीक है ना। कब ले सकता है? जब उसको लग रहा है जो जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, डैमेजेस को कैलकुलेट नहीं करा जा रहा, उसको गलती से एजेंट या फिर ट्रस्टी बना दे, किसने? डिफेंडेंट ने, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि रॉन्ग जो पोजीशन है थिंक का, वो रॉन्गली किसको ट्रांसफर कर दिया गया है? प्लांटिफ को कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, अब इसके बाद आता है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। हमने पिछली क्लास में इसको कवर भी किया था। हमने क्या पढ़ा था देखो आप, जब आपकी जो पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास पोजीशन में है, उसको उसके बिना मर्जी, उसके मर्जी के बिना उसकी प्रॉपर्टी से उसे बेदखल, डिस्पोज यानी कि बेदखल कर दिया है, तो इस कोर्स ऑफ टाइम में जब उसको पता चला कि प्रॉपर्टी से बेदखल करा है, ठीक है ना, तो 6 महीने, जैसे आपको फरवरी से एक पर्सन को बेदखल किया, तो फरवरी से लेके सितंबर के आखिरी तक, ठीक है ना, सितंबर के आखिरी तक क्या कर सकता है? वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। जहां सितंबर हुआ, सितंबर के बाद वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले पाएगा। यहां तक क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो बेसिकली समझो आप, जो सूट फॉर पोजीशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी है,
उसको फाइल कर देना चाहिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम डिस्पोजन। डिस्पोजन के 6 महीने के अंदर ही फाइल कर देना चाहिए। ये जो सूट होना चाहिए गवर्नमेंट के अंगेज नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट के अंगेज यानी कि स्टेट या फिर सेंट्रल दोनों, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 3 तरह के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सुप्रीम और हाई कोर्ट। तो हम अपने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। या फिर किसी एपलेट कोर्ट में नहीं डाल सकते। एपलेट कोर्ट में पिछली क्लास में हमें संदीप ने भी बताया था कि एक एनसीएलटी टर्म होता है जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोला जाता है, जिसमें स्पेसिफिक केस की फाइटिंग होती है, जैसे आर्म फोर्स हो गया, ठीक है ना। एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट ट्रिब्यूनल कौन से होते हैं? जिसमें मतलब स्पेसिफिक केस लड़े जाते हैं, जैसे आर्म फोर्सेस, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, कंपनी लॉ, ठीक है ना। ये कौन करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल है ना, जो जिस चीज के लिए असाइन किया गया। जैसे आर्म फोर्सेस के लिए आर्मी का चीफ हो गया, तो उसमें वो लोग जाते हैं। हम लोग जैसे एडवोकेट की भी एंट्री नहीं होती। एडवोकेट बेसिकली बार नंबर जो लेता है ना, बार नंबर, बार मेंबरशिप, वो 3 कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम, और लोक अदालत में भी, ठीक है ना। लोक अदालत जो लोअर के लिए है, चालान के लिए हो गया फिर। हाँ ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। तो बेसिकली ये जो पोजीशन है आपका, ये किस में होना चाहिए? एक मिनट, सॉरी बेटा। ये जो पोजीशन होना चाहिए आपका, प्रीवियस पोजीशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं आपको जिस प्रॉपर्टी से निकाला गया आप उसी प्रॉपर्टी को दोबारा ले सकते हैं। ये नहीं आपकी फ्यूचर किसी और अलग प्रॉपर्टी, अपने भाई का हिस्सा मांगो या बहन से हिस्सा मांगो, ऐसा नहीं। जिस प्रॉपर्टी से निकाला गया उसी से। ये भी जो आप प्लांटिव पोजीशन के लिए एक वॉलंटरी उसकी इच्छा है, वह हिस्सा ले भी सकता और नहीं भी ले सकता, ठीक है ना। तो इसमें केस स्टडी था महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा साहब। इसमें क्या बोला गया था कि इक्विटेबल रिलीफ देना चाहिए किसको, अगर पोजीशन गलत है में तो उसे कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर डिफेंडेंट आपका क्रिमिनल है, कोई क्राइम उसने किया तो प्लांटिफ को कोई इसकी बेल नहीं, मतलब उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर प्लांटिफ भी इन्वॉल्व है किसी क्राइम में, ठीक है ना। या फिर पोजीशन रॉन्गफुल है, ठीक है ना। पोजीशन जैसे डिपेंडेंट के पास है, किसी क्रिमिनल के पास है, तो प्लांटिफ स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद देखो, हमने यहां तक कर लिया था ना टॉपिक। अब आया था आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। देखो आप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपको 4 चीजें पढ़नी थी। माइक म्यूट कर लो बेटा एक बार, माइक खुल रखा है, ठीक है ना। देखो 4 चीजें हमने पढ़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें एनफोर्स किया जा सकता है, मतलब कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिक रिलीफ में काउंट होते हैं, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिक रिलीफ में काउंट नहीं होते, और थर्ड कौन से ऐसे पर्सन है जो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए लायबल है, ठीक है ना। और लास्ट आता है डिस्क्रिशन और पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो आप, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, एक मिनट बेटा बस, हाँ, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें स्पेसिफिक रिलीफ में काउंट नहीं किया जाता? जब जो पार्टी है, प्लांटिफ है, वो कंपनसेशन लेके खुश है, ठीक है ना, तो किस में आ गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, उस पर स्पेसिफिक रिलीफ में लाएंगे नहीं। सेकंड पॉइंट, जब पार्टी है, जो प्लांटिफ है, वो पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है? पर्सनल क्वालिफिकेशन पे, और पार्टी का वायलेशन हो रहा है तो भी क्या होगा? आपका स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं आएगा। इसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, जब डैमेज को कैलकुलेट आराम से
किया जा सकता है, उसका कंपनसेशन दिया, पार्टी खुश हो गई, पार्टी अपने घर चली गई। तो पार्टी क्या स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकती। इसके बाद देखो विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी। जैसे कि कोई मिलिट्री पर्सन है, वो कंटिन्यूस ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो इस केस में भी आपका स्पेसिफिक रिलीफ काउंट नहीं होगा। ठीक है ना। फिर लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट आपका जब रन हो रहा है मिनट्स या न्यूमरियस डिटेल में। ठीक है ना। मिनट्स या न्यूमरियस डिटेल कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट होते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को डायरेक्टर किसी किसी थर्ड पर्सन या किसी रिलेटिव को बता रहा है, तो क्या आ जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है ना। तो सेम क्या बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो लास्ट स्टेज में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसको किसी और को इंफॉर्मेशन उसकी दे दी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आपका? स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं आएगा। या फिर ऐसे मान लो आप, वह कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डैमेजेस कैलकुलेट नहीं हो सकते, जो लास्ट स्टेज में, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं आएगा। ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी ने बना रखा है जिसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। यहां तक क्लियर है? आगे चलू मैं बेटा, बताओ। यश यश शिवानी, पिछली क्लास का ही टॉपिक है, रिवाइज करा रहा हूं फिर से मैं। जी 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 सर, बिल्कुल आगे चलिए। जी जी। ठीक है। संदीप दिया, आपको क्लियर है? आगे चलू मैं? यस सर, क्लियर है। दिया, आपको क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो आप, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता था, जो स्पेसिफिक रिलीफ में आते हैं। ठीक है ना। इसमें बेसिकली देखो, अगर ये इसमें क्या क्या बोला गया, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंपनसेशन एक इनएडुकेट रिलीफ है। ठीक है ना। जैसे आप, वो था बेटा, जैसे लैंड से आपको निकाल दिया, अब आपको लैंड ही तो चाहिए, आप मनी का करोगे क्या? सड़क पे सोगे क्या मनी से? ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, स्पेसिफिक रिलीफ कहने का मतलब है गुड्स प्लस डैमेजेस। ठीक है ना। गुड्स भी चाहिए मुझे, चाहे जैसा तोड़ा फोड़ा, और मुझे उसका डैमेज भी चाहिए, तो क्या होता है आपका स्पेसिफिक रिलीफ में आता है। तो देखो, ट्रांसफर ट्रांसफर कहने का मतलब होता है, देखो टैक्सेशन में ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना। ठीक है ना। और वैसे लॉ की टर्म्स में अगर आए हम, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? किसी को देना, ट्रांसफर कर देना, मतलब मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, उसको दे दिया, तो वो सेल ही होता है। ठीक है ना, बेचना एक तरह से। तो देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंपनसेशन इनएडिक्वेट रिलीफ नहीं हो। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे फर्नीचर है, ठीक है ना, फर्नीचर है बेटा, देखो आप, फर्नीचर टूट गया, आपको कंपनसेशन उसका दिया जा रहा है, तो आप क्या रिलीफ के लिए डिमांड करोगे? उसका दे दिया फर्नीचर, ठीक है ना, फर्नीचर जैसे आपका टूट गया, तो उसके डिमांड तो करेंगे। ठीक है ना, डिमांड तो करेंगे, तो ये क्या होगा आपका? स्पेसिफिक रिलीफ में आएगा। क्लियर है ना बेटा? इसके बाद देखो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने पढ़ाया था, देखो ऑर्डिनरी कॉमर्स का अगर बिजनेस चल रहा है, तो कोई सा ऐसा गुड जो मार्केट में इजिली से मिल नहीं पा रहा, ऐसा गुड, सच गुड जिसकी स्पेशल इंटरेस्ट है, यानी कि मैंने आपको बताया था, मेरे दादाजी की रिंग, मैंने एक एग्जांपल पिछली क्लास में बहुत समझाया था। पिछली, सॉरी, ठीक है, खांसी चली रही है बेटा, ट्रेंडिंग में है खांसी इस बार। ठीक है, इससे पहले वायरल था ना, खांसी ट्रेंडिंग में। तो देखो आप, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे मेरे दादाजी की रिंग है, मेरे लिए बहुत प्यारी, मैंने अपने फ्रेंड को दी, ठीक है ना। अब मेरे फ्रेंड ने उस दादाजी की रिंग को गुम कर दिया, तो मैं सिक्स कोर्ट के पास जाऊंगा और कोर्ट से कहूंगा, नहीं मुझे तो अपनी रिंग ही चाहिए, मेरे को कैश से कुछ मतलब नहीं है, चाहे दोस्त कोई और से रिंग दिला दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट था और मुझे वही चाहिए। तो वेयर सच गुड्स आर स्पेशल वैल्यू और इंटरेस्ट टू दी प्लांटिफ, उसका सेम एग्जांपल है।
उसके बाद देखो प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रखा है किसी एजेंट या फिर ट्रस्टी ने प्लांटिफ के, ठीक है ना। वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्लांटिफ। प्लांटिफ का कोई एजेंट है, ट्रस्टी है, कौन? डिफेंडेंट। तो इस केस में भी क्या होगा आपका, ये आपका स्पेसिफिक एनफोर्स किया जा सकता है, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ में से लाया जा सकता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं बेटा मैं? किसी को डाउट है बेटा? नो सर। नो सर, ठीक कोई है ना। डाउट। अब देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से ऐसे जिनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जिसमें एक आर्बिट्रेशन चल रहा है। आर्बिट्रेशन कहने का मतलब है, जब हम आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें मैंने पढ़ा है कि दो पार्टीज के बीच में फाइट होते तो एक आर्बिट्रेटर थर्ड पर्सन को बुलाया जाता है। अब थर्ड पर्सन क्या करता है? एक एक डिसीजन सुनाता है। डिसीजन को क्या बोला जाता है? अवार्ड बोला जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपका आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है तो इस केस में भी स्पेसिफिक एंड फोर्स में नहीं आ सकता। जो फाइनल एक अवार्ड सुनाया जाएगा, उस अवार्ड में क्या होगा? कंपनसेशन मनी देके भेज दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, हमने करा था पर्सन फॉर और अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। मेरे को आज क्या कराना था? रिवाइजनर और रिमाइंडर मैन। क्लियर है? तो मैं आज ये कराऊंगा, ठीक है ना, अभी कराऊंगा इसे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सेक्शन 15 है, ठीक है ना। पार्टी खुद एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन डिमांड फॉर द स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पार्टी खुद है वो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड कर सकता है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि असाइनी, ट्रांसफरी, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है ना। देखो आप, एक मिनट। जैसे कि मैंने अपनी रिंग अपने फ्रेंड को दी, ठीक है ना। तो जो मैंने अपनी रिंग अपने फ्रेंड को दी है, मैं अपनी रिंग अपने फ्रेंड को दे रहा हूं, तो फ्रेंड क्या है? ट्रांसफरी, ठीक है ना। फ्रेंड ने रिंग ली। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मेरे पापा, मैंने कराया था। एग्जीक्यूटर कौन है? मेरा लड़का। और असाइनी कौन है? मेरे दादाजी। उनके बिहाफ पे उन्हीं की रिंग तो गई है। असाइनी कहने का उन्हीं की तो रिंग गई है। तो असाइनी कहने का मेरे दादाजी, ट्रांसफर यानी कि जो फ्रेंड है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मेरे पापा, और एग्जीक्यूटर यानी कि मेरा लड़का। क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कहने का मतलब है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एक ऐसा इंटरेस्ट, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, जब मैरिज का सेटलमेंट है, ठीक है ना, शादी होने के बाद एक साल साथ, जैसे एक साल के बाद हिस्सा लिया जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी में। तो शादी का जब एक साल हो गया है, तो लड़का चाहे कितनी भी मना कर ले, लड़की उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। तो लड़की क्या एक बेनिफिशियरी है। तो बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट और मैरिज की बात की जाएगी, तो जो बेनिफिशियरी वो क्या कर सकता है? स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड कर सकता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिलीफ कहने का मतलब है, जो वाइफ है वो कोर्ट से कही कि मेरा हस्बैंड मुझे हिस्सा नहीं दे रहा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो इस केस में हिस्सा क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ ही तो है, कंपनसेशन तो है नहीं। अगर कंपनसेशन होता तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला जाता, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, रिमाइंडर मैन और रिवाइजनर क्या होता है? देखो रिमाइंडर मैन का हम कहने का मतलब है टीनेंट है, ठीक है ना। रिमाइंडर मैन ऑफ टीनेंट, जैसे तीन पर्सन, हाँ मैं बताता हूँ, देखो आप, तीन पर्सन है, ठीक है ना। इसको एक मिनट में खोल, एक मिनट रुक जाओ आप। इसको मैं ओपन ही कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी पढ़ लेना इसको। एक मिनट बेटा बस।
दिखा बेटा, ये रिवाइजनर और रिमाइंडर ये जो यूज किया जाता है, ठीक है ना। मैंने इनका डिफरेंस ढूंढा, मुझे अभी खैर मिला नहीं है, मैं जैसे मिलता है वैसे देता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा देखो, आप रिवाइजर दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में संदीप आपको? ये सर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? जी तो सर। देखो आप इसमें रिवाइजर मैं रिवाइजर बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। रिविजनर है, रिवाइजर मैं बोलूंगा, ठीक है ना इसे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे एक पर्सन एग्जांपल से रीड कर लो आप। रिवाइजर कहने का मतलब है कुछ समय के बाद, जैसे लीज होता है ना आपका, लीज और बेलमेंट। लीज और बेलमेंट में होता क्या, आप कुछ प्रॉपर्टी को कुछ समय तक यूज करते हो फिर वापस कर देते हो, तो आपका रिवाइजनर होता है सेम। रिवाइजर क्या होता है देखो आप, जैसे एग्जांपल में समझाया, रामपात ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी है, धीरज त्यागी क्लासेस को दिए 5 साल के लीज के लिए। अब जैसे ही 5 साल बीतेंगे तो 5 साल के बाद जो प्रॉपर्टी किसको दे दिया जाएगा, रामपात को दे दिया जाएगा। तो क्या रिवाइजर है, ठीक है ना। तो रिवाइजर क्या होता है, प्रॉपर्टी को वापस कर दे देना लीज पीरियड टाइम खोने के बाद। क्लियर है, आ गया ना यहाँ तक समझ में? यहाँ तक क्लियर है? यस शिवानी, आपको डाउट है बेटा? रिवाइजर और रिमाइंडर मैन में डाउट है अभी? सर नो, क्लियर है। ये बेटे सेकंड जब आएगा ना आपका एलएलबी सेकंड ईयर, तो आज मैं अभी सुबह मॉर्निंग में क्लासेस हो रही थी हमारी, तो मैं प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा रहा हूँ उन्हें, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लॉ में आता है, तो मैंने वही स्क्रीनशॉट है ये, आप खुद देख लो, स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। हाँ मैंने जी, हाँ जी। स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसी के लिए मैंने दिखाया है। और इसका डिफरेंस मैं अभी क्लास के आखिरी में दिखाता हूँ, इसका डिफरेंस और टेम्पोरली और परमानेंट इंजेक्शन का, ठीक है। अभी खैर इसका इंजेक्शन मुझे इसका डिफरेंस मिला नहीं एक प्रॉपर, पर मैं खुद से बना के दे दूंगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो रिमाइंडर, जो बच्चे सेकंड ईयर के आज मॉर्निंग में क्लास ले रहे थे उन्हें भी ध्यान नहीं था, भूल गए थे। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है रिवाइजर और रिमाइंडर जो दिमाग से स्किप हो जाता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है देखो, जैसे एक पर्सन है, ठीक है ना, रिमाइंडर मैन ऑफ टीनेंट, ठीक है ना। टीनेंट मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जैसे एक पर्सन ने अपने राइट को दो पर्सन, एक पर्सन सेकंड, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को राइट दिया। अब सेकंड पर्सन जब मर जाता है, मरने के बाद अपने राइट को किसको दे देगा, थर्ड पर्सन को, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन उसके लीगल हायर से जो स्पेसिफिक रिलीव करेगा वो रिमाइंडर मैन है, ठीक है। याद आया बेटा? देखो इस केस में भी समझा रखा है कि एक ओनर है बी का, वो बी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर रहा है, सी को। इसमें जो बी का इंटरेस्ट है वो लिमिटेड लाइफ के लिए, ठीक ना। बी की डेथ हो जाती तो बी की डेथ हो जाती तो किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सी को। तो इस केस में जो सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, वो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो किस में आएगी बेटा, आपके रिमाइंडर में। आ गया ना समझ में? अरे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया तो था, जो थर्ड पार्टी है वो बी पार्टी के लीगल हायर से एक स्पेसिफिक रिलीफ मांगेगी। अब सेकंड पर्सन की डेथ हो गई तो सेकंड पर्सन के डेथ के उसके लीगल हायर को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, बट थर्ड पार्टी कहता है कि मेरे पास उसका इंटरेस्ट है तो मुझे प्रॉपर्टी मुझे दो। तो इसमें रिमाइंडर मैन ऑफ टीनेंट कहने का मतलब है, टीनेंट क्या है, सेकंड पर्सन, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड टीनेंट को प्रॉपर्टी देता है। अब टीनेंट के मरने के बाद प्रॉपर्टी में जो रहने वाला हिस्सेदार है वो कौन है, उसका लड़का। पर टीनेंट ने क्या करा, जीते जी अपने इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी को दे दिया। अब थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, अपने लड़के, थर्ड पार्टी टीनेंट के लड़के से स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड कर रहा है। तो इससे क्या बोला जाएगा, रिमाइंडर मैन। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है बताओ, बताओ सर बेटा। ये संदीप, ये सर ये वो हाँ बोलो एग्जांपल है जो आप संदीप। बता रहे थे, एक लड़के ने अपने फ्रेंड एक रेंट पे रूम लिया, उसके बाद अपने फ्रेंड को ले आया। हाँ वही है, सेम 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 वही तो एग्जाम्पल। इसमें फिर सर थर्ड पर्सन को कहाँ से उसने वो दे दिया, वो इंटरेस्ट अपना। मैंने पिछले एग्जाम्पल में क्या समझाया था, याद है बेटा आपको संदीप? मैंने क्या कराया था, एक बार आप ये बताएंगे?
यही बताया था सर, जैसे एक लड़के ने एक रूम लिया रेंट पे, और हाँ उसके हाँ बाद अपने फ्रेंड को वहां रहने के लिए ले आया। अब हाँ। अगर अगर लैंडलॉर्ड जो है उसको अगर बाहर निकालता है रूम से, तो वो कह सकता है कि मुझे तो इसने यहाँ पे रखा है। तो एक तरह से इंटरेस्ट दिया ना, मैं वही तो बता रहा हूँ बेटा संदीप, समझो। जो सेकंड पार्टी अपना इंटरेस्ट किसको दे रहा है? थर्ड पार्टी को। तो बाद में थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी से स्पेसिफिक रिलीफ के तौर पे इंटरेस्ट का डिमांड कर सकता है। क्लियर है ना? यही तो संदीप कहना चाहता हूँ मैं। जी ठीक है ना? अब जी सर। सेकंड पार्टी से करे या फिर उसके लीगल हायर से करे, वो तो एक ही बात हो गई ना। जी जी सर। डेथ, जब सेकंड पार्टी मर जाएगा। हाँ क्लियर है ना बेटा? ठीक है आ गया ना समझ में? यस। कॉन्सेप्ट आ गया ना संदीप? जी डाउट तो नहीं है ना अब? नहीं नहीं सर। आगे चलूं मैं? जी सर। अब इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका, एक मिनट, हाँ, एक मिनट बेटा, ये मैंने देखो ये ना स्पेसिफिक रिलीफ के ये भी थे, पर मुझे कुछ अच्छे लगे ही नहीं। ये ज्यादा थ्योरिटिकल है, हाँ। ये समझने में दिक्कत होती, इसको है ना, इसी के लिए मैंने थोड़ा साइड रखा। भिजवा तो मैंने ये भी दिया है। वैसे सबके पास से पहुंच गए थे बेटा ये जो जिससे पढ़ा रहा हूं मैं अभी? हाँ जी सर। पहुंच गए थे ना? अगर ना पहुंचे तो मैडम से ले लिया करना आप, ठीक है? अब देखो आप, अब पर्सन चल रहा था ना, हाँ पर्सन में देखो आप, पर्सन में रिमाइंडर मैन और रिवीजनर हमने समझ लिया। इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका न्यू अमलगमेटेड कंपनी। न्यू अमलगमेशन, अमलगमेशन और मर्जर मैंने पिछली क्लास में बताया था। क्या होता था मर्जर और अमलगमेशन? दो कंपनी, हाँ, दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनती है, ठीक है, जिसका शेयर ज्यादा होता है। हाँ जैसे जिसका शेयर ज्यादा, वो क्या होगी? होल्डिंग कंपनी, और जो दूसरे को लेगी वो सब्सिडरी कंपनी। हाँ ठीक है ना? इसके बाद देखो कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स प्रमोटर, ये बेसिकली जो बोला जा रहा है यही स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बोला जा रहा है लॉ के हिसाब से। अब देखो आप, प्रमोटर मैंने पिछली क्लास में बताया था। प्रमोटर याद है यश? क्या था प्रमोटर? संदीप आपको याद हो कुछ? जी सर, जो किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड संदीप। तो क्या प्रमोटर बेटा शेयर होल्डर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। काइंड ऑफ हो वेरी सकती है गुड। सर, जो प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली किसी एक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक चीज को। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कंपनी की शुरुआत की, ठीक है ना, तो जो कंपनी की शुरुआत, जैसे बोट का, बोट, ये शार्क टैंक में बोट का जो मालिक है उसका नाम क्या बेटा? नाम है तो गुप्ता अमन है। गुप्ता, अमन गुप्ता। हाँ, अमन गुप्ता। अमन गुप्ता क्या प्रमोटर है बोट का? यस सर। क्यों है? उसका रीजन बताओ। सर उसी अगर ने वो है, बिजनेस स्टार्ट किया है। वेरी गुड, क्योंकि उसने बिजनेस के सारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को बियर किया है। यस ठीक है सर। ना? सिंपल सा आंसर ये है। प्रमोटर बेसिकली होता कौन है? जो इनकॉर्पोरेशन लाता है, साथ में इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंस को बियर करता है। बियर यानी कि उठाता है, मतलब पे करता है। खर्चा ठीक उठाता है है। ना? खर्चा उठाता है। वेरी गुड संदीप, ठीक है ना? तो अमन गुप्ता अब आज की तारीख में बोट कंपनी का सीईओ भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, मतलब सीईओ भी है और चेयरमैन भी है। तो क्या वो शेयर होल्डर हो सकता है अमन गुप्ता? यस सर। कैसे हो सकता है संदीप, ये बताओगे क्या आप हमें? सर उसमें कंपनी में जितना परसेंट भी उसका हिस्सा है, वो उसके शेयर्स हैं, तो उतने परसेंट का वो शेयर होल्डर है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है ना? उसने कंपनी के कुछ शेयर्स का अपने पास रखा होगा। ठीक है ना? जी सर। तो क्या होगा? शेयर होल्डर होगा। तो प्रमोटर कैन बी द चेयरमैन। ठीक है ना? और चेयरमैन कैन बी द प्रमोटर। यहां तक क्लियर है ना? प्रमोटर, ये प्रमोटर आखिरी तक याद करने, बार बार यूज होगा टर्म। अब इसके बाद देखो ये जो पॉइंट थे बेटा, हु कैन sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सारे पर्सन आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लाइबल है। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना?
अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो आपके उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे एमसीक्यू ही है पैटर्न। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, हु कैन नॉट sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। बेसिकली कौन कौन नहीं कर सकता, जो कंपनसेशन की रिकवरी नहीं ले सकता, ठीक है ना, जिसको कंपनसेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना, जो खुश है, जो कुछ नहीं चाहता, जिसके साथ गलत हो, कहता है कि भगवान ही इसकी सजा उसको देगा। इसके बाद सेकंड है जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अनसाउंड माइंड है, माइनर है, हाँ इंसॉल्वेंट है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट करा, एसेंशियल टर्म को, जैसे कोर्जन आ गया, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ला सकता है, ठीक है। इसके बाद वेरिएंस का मतलब क्या होता है संदीप, पिछली क्लास में क्या था बेटा, आपने वेरिएंस का मतलब पता है किसी को? चेंज। हाँ वेरी गुड, चेंज किया था हमने, याद आया। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, चेंज, अल्टरेशन, ठीक है ना। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमने पढ़ा था, नोवेशन, अल्टरेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर, ठीक है ना, याद है ना। हाँ तो मैंने क्या बताया था, अल्टरेशन में बेसिकली क्या होता है, अल्टरेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देते हैं, तो सेम अगर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया जा रहा है तो उस केस में हम स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कैन नॉट स्यू है ना बेटा, ठीक है ना, कि हु कैन नॉट स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इसके बाद देखो आप, कोई विलिंगनेस है, विलिंगनेस को शो नहीं कर पा रहा है एसेंशियल टर्म में, मतलब कोई इच्छा नहीं है, जैसे मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को करूं, ठीक है ना, आगे परफॉर्म करूं, तो इस केस में भी मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं हूं। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं, बताओ आगे चलूं, अब टॉपिक स्टार्ट करें हम, करें स्टार्ट बेटा। जी सर। अब देखो, अब ध्यान से समझने, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, कोर्ट की जजमेंट, ठीक है ना, जजमेंट, डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन कहने का मतलब है कि देखो आप समझो, आप बेसिकली डिस्क्रिशन, जैसे कि मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है ना, या बाइक चला रहा हूँ, मेरे को ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, अब ट्रैफिक, मैंने हाथ पैर जोड़े उसके सामने कि सर मुझे जाने दो, तो उसने कहा चल बेटा तू बच्चा है तू जा सकता है। तो देखो ट्रैफिक वाले की डिस्क्रिशन थी, क्या डिस्क्रिशन थी, दो डिस्क्रिशन थी, या तो मुझे फाइन फाइन के लिए बोलता, या तो उसने मुझे जाने दिया, अब उसने मुझे जाने दिया, वो मुझे फाइन के लिए भी बोल सकता था। तो डिस्क्रिशन एक तरह से कोर्ट का इच्छा होती है, क्या आपके फेवर में भी डिसीजन आ सकता है और आपके अगेंस्ट में भी डिसीजन आ सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चले हम। बताओ बेटा, आगे चले हम। हाँ जी सर। जी सर। तो बेसिकली देखो आप, जो कोर्ट है वो क्या करता है, डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन फॉर नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब कोर्ट की जो डिस्क्रिशन है वो कब कब लायबल है, जब जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका अनफेयर एडवांटेज दे रहा है प्लांटिव को। तो क्या देखो, अगर आप प्लांटिव हो, प्लांटिव कौन है, जो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड करता है, अब उसको एडवांटेज मिल रहा है तो क्या उसको स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या फिर सेकंड पॉइंट, जो परफॉर्मेंस है वो हार्डशिप को फॉलो कर रहा है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा। सेकंड पॉइंट क्या रहा है, वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विड इन्वॉल्व सम अनफोर्सीन हार्डशिप ऑन द डिफेंडेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनफोर्सीन को फॉलो कर रहा है, इसमें अनफोर्सीन आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह फुलफिल हो ही नहीं पा रहा, कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा,
तब भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब मर्जी है बेटा, वो फेवर में भी दे सकता है और अनफेवर अगेंस्ट में भी, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, जब डिफेंडेंट एंटर हो रखा है कॉन्ट्रैक्ट में और जो इनइक्विटेबल अमाउंट कर रहा है किस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जाए, मतलब कि इनइक्विटेबल है, किसी के पक्ष में नहीं है, ना डिफेंडेंट के ना फिर प्लांटिफ के, ठीक है ना। जो दोनों एक तरह से डिसीजन के दोनों पार्टीज के लिए फेवर में नहीं है, तो ये क्या एक तरह से कोर्ट का डिस्क्रिशन। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के मोड से, ठीक है सर। ठीक है। यश संदीप, आगे चलूं मैं। जी सर। जी सर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ध्यान से समझते रहना, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभी तो खैर एमसीक्यू पैटर्न है, अगर थ्योरी आता तो डिस्कस द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज पर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो हम कैसे लिखते, एज पर सेक्शन 26 of specific relief act 1963 states that rectification of instrument means, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है ना, चेंज या फिर बदलाव। अभी बदलाव चेंज क्यों होता है, जब कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई म्यूचुअल मिस्टेक है, म्यूचुअल यानी कि जानबूझ के नहीं, ठीक है ना, किसी एक पार्टी से या फिर दोनों पार्टी से। When their fraud or mutual mistake of party or contact does not express their real intention, ठीक है ना, तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट आपका रेक्टिफाइड होगा। यहां तक क्लियर है। तो बेटा ये जो पांचों पॉइंट दे रखे ना, 6 पॉइंट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। अब देखो आप इसमें बेसिकली है क्या, आप देखो अगर आपके कॉन्टेक्ट में फ्रॉड हो रहा है या म्यूचुअल मिस्टेक है पार्टीज के बीच में जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखते जाओ आप। जो पार्टी और रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, एक सूट के लिए इंटरेस्ट करेगा, ठीक है ना, रेक्टिफाइड के लिए। इस केस में इस सूट में वो रेक्टिफिकेशन के लिए प्रे कर सकता है इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है ना। जैसे कि आप पार्टी हो जैसे मैं प्लांटिफ हूं, ठीक है ना। अब प्लांटिफ होते हुए मेरे साथ क्या हो रहा है, एक फ्रॉड हो रहा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, बदलाव के लिए, ठीक है ना। तो इस केस में जो डिफेंडेंट है वो भी रेक्टिफिकेशन के लिए पूछेगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए रेक्टिफिकेशन। तो कोर्ट अपने, कब ध्यान से समझना, जो कोर्ट है वो अपनी इच्छा के अनुसार रेक्टिफिकेशन देगा, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर रेक्टिफाइड हुआ, पहले पहले अगर रेक्टिफाइड हो तो उससे एनफोर्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें कोई रिलीफ की क्लेम नहीं की जाएगी, क्लियर है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब एक बदलाव। अब ये बदलाव आएगा क्यों, बेसिकली आता क्यों है, जब कोई फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक हो रही है किसकी, पार्टीज के बीच में। अब ये जो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक हो रही है होती क्यों है, इसका रीजन क्या है, देखो आप। मान लो प्लांटिफ है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो कोर्ट से अप्लाई करेगा रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट को बदला जाए, रेक्टिफाइड किया जाए। फिर इस केस में डिफेंडेंट भी क्या करेगा, पूछेगा पहले कि रेक्टिफाइड करूं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे आज ही होना चाहिए। तो कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट की में एट डिस्क्रिशन वो कर भी सकती है रेक्टिफाइड और नहीं भी कर सकती है। तो कोर्ट डिस्क्रीट करेगी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका रेक्टिफाइड कहलाया जाएगा और बाद में उसे एनफोर्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता कोई भी। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इस टॉपिक में? नो सर। नो सर। इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इतना ही है, ये छोटा है बेटा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब क्या था, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कैंसिलेशन, ठीक है ना।
तो देखो कोई पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट में और रिसेंड यानी कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट को, तो ग्रांट करे, वो कोर्ट से अपील करेगा रिसेशन के लिए। अब ये रिसेशन होता कैसे, इसके रीजन क्या है, या फिर इसके का किस केस में हो सकता है। पहला केस जो प्लांटिफ है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वाइडेबल है प्लांटिफ से या टर्मिनेबल है प्लांटिफ से। अब प्लांटिफ क्या है, प्लांटिफ की गलती है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं बनेगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो आप, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका अनलॉफुल है, इसमें डिफेंडेंट ब्लेम कर सकता है किसको, प्लांटिफ को, आराम से, कि प्लांटिफ ने मेरे को ऐसा गुड्स दिया तभी मैं तो कोई गुनेगार हूं नहीं, अब प्लांटिफ ही गुनेगार है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक। अब देखो कोर्ट कब कब रिफ्यूज कर सकता है कैंसिल करने के लिए, भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, जब प्लांटिफ बता दे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाइड कर दिया। अब ध्यान से समझना, देखो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मैंने समझाया था पिछली क्लास में। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, बताओ बेटा, संदीप, शिवानी, यश, दिव्या बताओ, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे, इनकी मीनिंग क्या थी। लिखित हो सकते हैं हाँ वेरी गुड, और मतलब बोल के भी किया जा सकता है। बोलो बेटा, रिटर्न एंड बोलो बेटा, संदीप, शिवानी, यश। बता के भी किया जा सकता सर है और बिना सर बताए। जिससे सब क्लियर हो रहा है उसका मीनिंग। बता एक्सप्रेस का सर मतलब था डिक्लेयर ओलर। हाँ हाँ बताओ बताओ बेटा, डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना। करेक्ट है बेटा, कुछ हद तक करेक्ट है, पर देखो एक्सप्रेस का मतलब क्या है, लर्न कर लो यार, ये सेकंड थर्ड ईयर में बार बार यूज किया जाएगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है, एक्सप्रेस होता है ओरल और राइटिंग, ठीक है ना, एक्सप्रेस मतलब ओरल और राइटिंग। और इम्प्लाइड का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। इम्प्लाइड देखो आप, कोड ऑफ कंडक्ट और एक्ट ऑफ लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट और एक्ट ऑफ, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एक्ट ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से। अब देखो आप प्लांटिफ को क्या है, अब इस केस में कोर्ट कब कब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन को रिफ्यूज कर सकता है कोर्ट। कब रिफ्यूज करेगा, जब प्लांटिफ बता दे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाइड ही कर दिया, चेंज कर दिया था, ठीक है ना, उस समय उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट उसका अनलॉफुल नहीं था, ना कोई उसने टर्मिनेट किया था। क्लियर है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा रहा, ठीक है ना, दोबारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो ऐसे समझो आप, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। बताया ना कि उसके बदले में वो चीज जैसे कि उन्होंने बताया हाँ। कि घोड़ा बेचना है, देन वो बोल दे बाद में कि घोड़े के बदले कुछ और। सेम है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि घोड़ा बेचना है, उसके बाद उसने किसी और चीज को इन्वॉल्व कर दिया घोड़े के अलावा, ठीक है ना। फिर बेटा थर्ड पॉइंट देखो, जो थर्ड पार्टी है उसको एक राइट इन गुड फेथ मिल रखा है, ठीक है ना, तो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, तब वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड करेगा, ठीक है ना। फिर फोर्थ पॉइंट बोला है बेटा, देखो जो पार्ट है वो इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एक भाग है, ठीक है ना, उस भाग को आप अलग नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है, बताओ बेटा, किसी को डाउट है, शिवानी, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। सर यस। कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट के बाद आपने क्या बताया था वो बता दीजिए एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल होने से, देखते जाओ आप। सबसे पहले फर्स्ट आपको पता चल जाए कि जो आपका प्लांटिफ है उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रेटिफाइड कर दिया, यानी कि बदल दिया। सेकंड, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिस्टोर नहीं किया जा सकता। थर्ड, जो आपका जो पार्टीज है वो गुड फेथ में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, जब पार्ट आपका नॉट सिवरेबल, मतलब पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट से। यहां तक क्लियर है, आगे चलूं मैं।
हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है ना। अब देखो आप, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रेक्टिफिकेशन और रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अब ये रिसेशन का एक और पार्ट है, इसको फिर से देख लेते हैं, वही सेम ही है, अलग ही नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल होता है, उसके डिग्री आफ्टर द डिग्री, यानी कि आफ्टर जजमेंट। डिग्री का मतलब क्या था? जजमेंट, कोर्ट की जजमेंट। ठीक है ना, मैंने बताया था पिछली क्लास में। जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की जजमेंट सुनाई जाती है तो उसमें देखो ये कुछ क्या रखा है। वो क्या कर सकता है? स्पेसिफिक, जैसे आपका कैंसिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो आप क्या क्या डिमांड कर सकते हो? सबसे पहले अपने बेनिफिट को रिस्टोर कर सकते हो। पोजीशन जो गुड्स है उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है। अरे कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल हो गया तो जो प्लांटिफ है, प्लांटिफ के पास उसका गुड्स रहेगा ही रहेगा। अब वो वापस से क्यों डिफेंडेंट को देगा? वो तो अपने पास ही रखेगा। सेकंड है बेनिफिट जो उसको मिला है वो उसको रिसीव्ड अपने पास ही रखेगा। ठीक है ना। थर्ड है बेटा वो रिफंड कर देगा मनी और अदर प्रॉफिट्स को। फिर लास्ट है वो कंपनसेशन देगा, टू गिव द कंपनसेशन। यहां तक क्लियर है? डाउट है बेटा किसी को? बताओ बेटा, संदीप, जोगिंदर, संदीप, हाँ जी सर, शिवानी, यश। क्लियर। नो नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? रिमेश वो रेक्टिफिकेशन और रिसेशन। अब आता है कैंसिलेशन। ठीक है ना। ये सारे टॉपिक है बेटा, इसको देखो ना, ये सारे टॉपिक हैं, कोई चीज अलग नहीं है इसमें। ये देखो, फर्स्ट हमने रिकवरी कर लिया, स्पेसिफिक कर लिया, रेक्टिफिकेशन कर लिया, रिसेशन कर लिया। अब कैंसिलेशन डिक्लेरेटिव प्रिवेंटिव रिलीफ है, फिर इंजक्शन। ठीक है ना। अब देखो कैंसिलेशन आपको पता ही है। कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है? जब पर्सन है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, उसका वाइड या वाइडेबल हो जाए, तो उस केस में उसको जो सीरियस इंजरी हो रही है। ठीक है ना। तो इस केस में कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है, वो डिलीवर कर सकता है अपने इंस्ट्रूमेंट को, डिलीवर कर सकता है अपने डिग्री को डिलीवर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसमें देखो, जो अगर इंस्ट्रूमेंट आपका रजिस्टर है कोर्ट से, तो उसको एक सेंड कॉपी दी जाएगी डिग्री की। डिग्री क्या है? जजमेंट की। कैंसिलेशन जजमेंट किस चीज का? इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने का। ठीक है ना। किसको दिया जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस को दिया जाएगा। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पार्शली, आधा भी कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद देखो, कोर्ट है प्लांटिव से बेनिफिट रिस्टोर के लिए बोल सकता है और कंपनसेशन के लिए ग्रांट करा सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? सेकंड पॉइंट दोबारा बताना। इंस्ट्रूमेंट आपका पार्शली कैंसिल किया जा सकता है, होल ही नहीं, पार्शली, आधा। यहां तक डाउट है बेटा किसी को? आगे चले हम? जी सर। पक्का डाउट नहीं है? यस सर। ठीक है ना। तो देखो, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या पढ़ा? जो कैंसिलेशन की है उसकी कॉपी किसको दी जाएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस को दी जाएगी। इंस्ट्रूमेंट को आधा भी कैंसिल कर सकता है, पार्शली भी करा जा सकता है। और थर्ड क्या हमने, जो कोर्ट है वो बोलेगी प्लांटिव को कि आप अपना कंपनसेशन लो। प्लांटिव से दूसरा बेनिफिट, अपने बेनिफिट को रिस्टोर कर सकता है कौन? प्लांटिव। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है बेटा, जो कोर्ट है ना वो अपने बेनिफिट को रिस्टोर करा सकती है और कंपनसेशन दे सकती है डिफेंडेंट को। ठीक है। अब आता है डिक्लेरेटरी डिग्रीज। डिग्रीज मैंने आपको बताया जजमेंट। ठीक है ना। अब ये डिक्लेरेटरी डिग्रीज होता क्या है? जैसे एंटीसिपेटरी बिल होता है। एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है बेटा? समझो आप। जैसे बेल का मतलब क्या होता है? एक रिहाई। बेल कब होती है? जब आप इम्प्रिजनमेंट जमानत कंप्लीट कर देना। लो अपना। हाँ, जमानत जमानत देना। देना। कब होती है जमानत? आप जब अपनी जेल की सजा को पूरा काट लो। ठीक है ना। तो एंटीसिपेटरी बिल कब दी जाती है? जब आप
आपने कोई थेफ्ट या फिर कोई क्राइम कर रखा है, ठीक है ना, थेफ्ट या क्राइम कर रखा है, तो उस केस में आपको क्या दी जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी, ठीक है ना। देखो आप, सर इसे कच्ची जमानत भी बोलते हैं। हाँ कच्ची जमानत, ठीक है ना, वापिस आपको जेल में डाल दिया जाएगा। देखो आप समझो कब दी जाती है एंटीसिपेटरी बिल। एक मिनट बेटा बस। सर वो तो क्रिमिनल के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर उसकी फैमिली अगर कह दे कि घर में कोई पर्सनल इशू है एंड ऑल थिंग हाँ लाइक वही वही बात, यस दैट, एकदम करेक्ट जा रहे हो आप, बता रहा हूँ मैं अभी। कुछ 2-3 दिनों के लिए आई थिंक। हाँ वही बता रहा हूँ, यस ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, बेसिकली एंटीसिपेटरी बिल दी कब जाती है, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी बिल आपकी दी जाती है जैसे मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है ना, मैंने सपोज यस का मर्डर कर दिया, ठीक है ना। अब यस का मैंने मर्डर कर दिया तो मेरे फैमिली में मेरे पापा की डेथ हो गई, ठीक है ना, ऑल ऑफ सडन मेरे पापा की डेथ हो गई, तो मैं क्या हूं, क्रिमिनल। जैसे क्रिमिनल के किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो उस केस में उसको एक दिन के लिए एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, ठीक है ना। उस दिन वो क्या होता है, पुलिस कस्टडी में ही रहता है, ठीक है ना। वो अपने दाद पापा के अंतिम क्रियाक्रम कराएगा और फिर वापस जेल में भेज दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो सेम एंटीसिपेटरी जो बेल होता है वो किसके लिए दिया जाता है, डिक्लेरेटरी डिग्रीज के लिए दिया जाता है। मतलब एंटीसिपेटरी बेल इज इक्वल्स टू द डिक्लेरेटरी डिग्रीज। अभी जो डिक्लेरेटरी डिग्रीज है एक तरह का स्पेसिफिक रिलीफ है जो प्लांटिफ लेता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब ये डिक्लेरेटरी डिग्री है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप। जैसे इसमें एक एग्जांपल, ये बॉक्स में बना रखा है कि ए वाइफ नहीं है बी की, पर वो ऐसे दिखा रही है, ठीक है ना, ऐसा शो कर रही है कि वो एक ही वाइफ है, जो बी है वो एक ही वाइफ है, बी क्या एक लेडी है। तो इस केस में जो कोर्ट है, ठीक है ना, कोर्ट क्या करेगा, एक डिक्लेरेटरी डिग्री देगा, ठीक है ना। डिक्लेरेटरी डिग्री बेसिकली टेम्पोररी होता है, ठीक है ना। ये एक एविडेंस पे बेस्ड होता है, जब एविडेंस दिया जाता है, एविडेंस के बिहाफ पे आपके ओरिजिनल डिग्री को दिया जाता है, ठीक है ना। अब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, एक डिक्लेरेटरी डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है ना। जिसे कच्चा, जैसे जैसे यश कच्चा चालान नहीं होता, अब पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, अब उसके पास प्रिंटिंग वो जो मशीन होती है छोटी सी वो है नहीं, उसने कच्चा चालान काटा और आपसे पैसे ले लिए, तो जो कच्चा चालान है वो क्या, डिक्लेरेटरी है। क्लियर है। और जो प्रिंट करके दिया वो ओरिजिनल डिग्री होता है, ठीक है ना। तो देखो आप, बेसिकली, और सेकंड ये तो कच्चा हो गया। अब दूसरा इसमें आता है, अगर मान लो डिफेंडेंट डिनाई कर देता है, ठीक है ना। अब डिफेंडेंट मना कर रहा है, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट ने कहा कि ऐसे डिफेंडेंट को इतना अमाउंट देना है, अब उस केस में जो डिफेंडेंट है क्रिमिनल, वो मना कर रहा है प्लांटिफ को अमाउंट पे करने के लिए, तो इस केस में भी कोर्ट क्या दे सकती है, डिक्लेरेटरी डिग्री दे सकती है, किसके किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है बेटा, शिवानी डाउट है, नो सर, क्लियर है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, डिक्लेरेटरी डिग्री क्या है, एक स्पेसिफिक रिलीफ है जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांटिफ का अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है ना। इसमें प्लांटिफ को एक राइट दिया जाता है, इज एंटाइटल टू एनी राइट दिया जाता है। इस केस में डिफेंडेंट अगर डिनाई कर दे और इंटरेस्ट को डिनाई कर दे प्लांटिफ के टाइटल को, ठीक है ना, तो इस केस में क्या दिया जाता है, डिक्लेरेटरी डिग्रीज दिया जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही समझूंगा सिंपल, इफ द डिफेंडेंट डिनाइज or denies the title of plaintiff, then if the defendant denies the देखो आप, denies the interest of plaintiff, then in this case it is, तब इस केस में क्या होगा, ये आपका डिक्लेरेटरी डिग्री में आ जाएगा, ठीक है ना। देन इट कम्स अंडर द डिक्लेरेटरी डिग्रीज, ठीक है ना।
अब इसमें बताया कि कोई भी पर्सन जिसका लीगल कैरेक्टर है, राइट है, वो प्रॉपर्टी के और उसके पास जो प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी का राइट है, एक लीगल कैरेक्टर है या फिर प्रॉपर्टी का राइट है, तो कोर्ट केस कर सकता है किसके ऊपर, जो उसके पर्सन के राइट को मना कर रहा है, ठीक है ना। तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन, इच्छा के अनुसार एक डिक्लेरेशन बताएगा, वो डिक्लेरेशन किसके ऊपर बाइंड होगा, पार्टीज के ऊपर होगा। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है बेटा? किसी को डाउट है? आगे चले हम? यस सर, आगे चलिए। कंफर्म बेटा, अच्छे से आगे ना। डिक्लेरेटिव डिग्रीज क्या होता है? हाँ जब जी डिपेंडेंट मना कर देता है और जी इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, तो उस केस में डिक्लेरेटिव डिग्री को सुनाया जाता है, ठीक है जी ना। जी जो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, वो पार्टी को बाइंड, मतलब डिफेंडेंट को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आता है प्रिवेंटिव रिलीफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। प्रिवेंटिव रिलीफ, बेसिकली प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट बाय द इंजंक्शन, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं प्रिवेंटिव रिलीफ है क्या। अब देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। कोर्ट का ऑर्डर आया फैक्ट्री पे कि फैक्ट्री को अपने वेस्ट डिस्पोजल को नहीं भेजना किस पे, लेक पे, ठीक है ना। अब लेक पे जो वेस्ट डिस्पोजल है वो क्या नहीं भेजेगी, इंडस्ट्री। तो ये क्या है, इंजेक्शन। क्लियर है यहां तक? आया ना संदीप, शिवानी? इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? यस सर। टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग, ठीक है ना। अब देखो कोर्ट का ऑर्डर आया कि इंडस्ट्री अपने वेस्ट मटेरियल को नहीं फेंकेगी किस पे, लेक पे। तो ये क्या है, एक इंजेक्शन। क्लियर है? अब इंडस्ट्रीज ने एक अपील डाली कोर्ट के बिहाफ पे कि सर, हम देखो हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, हम सड़क पे तो फेंक नहीं सकते वेस्ट मटेरियल को, ठीक है ना। तो कोर्ट ने एक रिलीफ, प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है, थोड़ी सी दया दिखाई। दया दिखाते हुए बोला कि आप ऐसा करिए, अपने वेस्ट मटेरियल का जो पार्ट है वो कुछ हिस्सा भेज सकते हैं जो डेंजरस है, ठीक है ना। और जो डेंजरस नहीं है उसको आप खुद से डिकम्पोज करिए, मिट्टी के अंदर डालिए, वो जमीन के अंदर डालिए, वो हमें मतलब नहीं है, पर आप डेंजर जो पार्ट है वो आप डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो एक तरह से प्रिवेंटिव रिलीफ किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है मतलब प्रिवेंटिव रिलीफ के अंदर ही इंजेक्शन के टाइप आ जाते हैं, ठीक है ना। प्रिवेंटिव रिलीफ को इंजेक्शन बोला गया, एक तरह से आप यूं समझ लो, ठीक है ना। इसमें देखो, प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन में भी टेम्पररी और परमानेंट। जो परपेचुअल है वो क्या आपका परमानेंट है। क्लियर है ना बेटा? तो परमानेंट इंजेक्शन क्या आपका परपेचुअल इंजेक्शन ही है। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है? बताओ बेटा, डाउट है आपको? नो सर। आगे चलूं मैं? जी सर, आगे चलिए। अब आपसे कोई पूछे कि इंजेक्शन की डेफिनेशन और टाइप्स क्या है, तो आप क्या क्या बोलेंगे? इंजेक्शन क्या एक जुडिशियल प्रोसेस है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है, किसी को रोकना या फिर प्रिवेंट करना, ठीक है ना। ये क्या है, एक रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है ना। किसी काम को रोक, कोई ऐसा काम जिसे रोका जा रहा है वो क्या होगा, रॉन्गफुल एक्ट के अंडर आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कोर्ट का ऑर्डर है कि अपने वेस्ट डिस्पोजल को लेक में ना भेजो, तो क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है। वेस्ट डिस्पोजल कोई इस पानी में थोड़ी ना फेंकता है। इसके बाद देखो, इंजेक्शन ऑपरेट्स ऑलवेज इन परसोनम पर्स परसेनम का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को कुछ आइडिया है संदीप? बताओ बेटा, शिवानी, यस, परसोनम का मतलब क्या होता है, निकिता? ऑन द फेवर ऑफ पर्सन, ठीक है ना, पर्सन के फेवर में। जो पर्सन के फेवर में होगा
वही इंजेक्शन ऑपरेट करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलूं मैं? आगे चलूं, बताओ बेटा। हाँ जी सर। ठीक है ना, अब इसके टाइप्स क्या है देखो, परपेचुअल और टेम्पररी। जो परपेचुअल से परमानेंट बोला जाता है, ये बेसिकली कब ग्रांट किया जाता है? सूट के आखिरी में। ठीक है ना, कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस के आखिरी में ये बताया जाता है। और टेम्पररी इंजेक्शन कब दिया जाता है? एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, ठीक है। छोटे समय के लिए। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? आगे चले हम। संदीप बताओ बेटा आप। यस सर। अब देखो, परपेचुअल इंजेक्शन क्या है? बेसिकली परमानेंट इंजेक्शन। या आपको ग्रांट कब दिया जाएगा? ठीक है ना। ये बेसिकली ग्रांट कब दिया जाता है? जब ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हो रहा है। ठीक है, डिफेंडेंट प्लांटिव के राइट को इन्वेंट यानी छुपा रहा है, एक तरह से थ्रेटन कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई एक्चुअल डैमेजेस का असरटेनिंग हो ही नहीं पा रही, व्हेन देयर इज अ नो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डैमेजेस। ठीक है ना, कंपनसेशन वुड नॉट अफोर्ड एडुकेट रिलीफ। कंपनसेशन इन मनी में एडुकेट रिलीफ नहीं है। इसके बाद देखो, जो लास्ट बोल रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग, तब भी आपका परमानेंट इंजेक्शन दिया जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली देखो, परपेचुअल इंजेक्शन कब कब दिया जाता है, इसको अच्छे से कवर करेंगे। एक तो जब आपकी ऑब्लिगेशन की ब्रीच हो रही है। ठीक है, सेकंड छुपाया जा रहा है। हाँ, जब डिफेंडेंट राइट ऑफ इन्वेट के राइट को छुपा रहा है। थर्ड जब एक्चुअल डैमेज के कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है। फोर्थ, जब इसका एडुकेट रिलीफ नहीं है, अफोर्ड नहीं किया जा रहा। और फिफ्थ, जब एक जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? बताओ बेटा, संदीप, यश। नो सर, कोई डाउट नहीं है। आगे चले हम। यस सर। जी सर, बिल्कुल। अब देखो आप, अब आता है परपेचुअल इंजेक्शन के बाद मैंडेटरी इंजेक्शंस। ठीक है ना, मैंडेटरी इंजेक्शन भी सेम है, कोई अलग थिंग नहीं है, वो परमानेंट ही है, बस पढ़ लो एक बार। जब ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हो रहा है, तो एक परफॉर्मेंस है करना, जो कोर्ट एनफोर्स करेगा, कोर्ट ग्रांट करेगा मैंडेटरी इंजेक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच और कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वेस्टिंग एक्ट। ठीक है ना, मतलब कि मैंडेटरी इंजेक्शन कब दिया जाएगा? ब्रीच के प्रिवेंशन के लिए या फिर परफॉर्मेंस को कंपेल करने के लिए। ठीक है ना, हटा मतलब रिक्वेस्टिंग एक्ट के परफॉर्मेंस को कंपेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चलू? सेम ही है बेटा। ठीक है ना, आगे चले हम। यस सर। अब देखो बेटा, इसके बाद आता है इंजेक्शन व्हेन रिफ्यूज। इंजेक्शन को कब कब रिफ्यूज किया जा सकता है? जब केस पेंडिंग में चल रहा है, तो क्या इंजेक्शन कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। कोर्ट केस खत्म होगा तभी तो होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग जब खत्म होगी तभी तो इंजेक्शन दिया जाएगा। तो जब जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग में, तब इंजेक्शन आपका रिफ्यूज कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या रहा है? जब किसी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जानबूझ के बोला जा रहा है, सिविल या फिर क्रिमिनल। ठीक है ना, आप किसी के ऊपर जानबूझकर प्रोसिक्यूट कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग का, तब भी क्या होगा? आपका इंजेक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, जब आप अप्लाई करो लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, चाहे फिर वो एमपी हो, एमएलए हो या फिर एमएलसी हो। ठीक है ना, फिर देखो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है ना,
जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं है। कोई ग्राइंड ऑफ नॉइसेंस क्रिएट किया आपने, ठीक है ना। कंटिन्यूअस ब्रीच, बार बार क्या हो रहा है आपका, ब्रीच हो रहा है, तो इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और वैन इक्वली एफिकेसिस रिलीफ, ठीक है ना, प्रोवाइडेड, एफिकेसिस यानी कि प्रोवाइडेड या गिवन, जब आपको इक्वली रिलीफ दिया जा रहा है दोनों पार्टीज को, प्लांटिफ और डिफेंडेंट, तो इंजेक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो, जब कोर्ट है प्लांटिफ और एजेंट के हैं, उनको कोर्ट के असिस्टेंस के लिए हटा दिया गया है, ठीक है ना। कोर्ट की कोई भी काम क्रिया, या फिर कोर्ट में देखो मैं, जो एक तरह से प्लांटिफ है, प्लांटिफ क्या कर रहा है, या फिर एजेंट कोई कोर्ट के फॉर्म को अपने साथ नहीं, मतलब फॉर्म नहीं भरवा सकता कोर्ट में जाके, तब भी इंजेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्यूज हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, डाउट है किसी को? नो सर। इसके बाद देखो, जब प्लांटिफ है जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा मैटर में, ठीक है ना, मैटर में जब कोई पर्सनल इंटरेस्ट रह ही नहीं गया, तो क्या होगा आपका, ये इंजेक्शन रिफ्यूज मानी जाएगी। यहां तक क्लियर है बेटा, डाउट है किसी को? नो सर। आगे चले हम। यस सर। अब देखो आप, अब आता है आपका लास्ट, इंजेक्शन टू परफॉर्म। अब देखो, अब खत्म है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, इसके बाद है ना डिफरेंस कराने हैं, ठीक है ना, मुझे टेम्पररी वो दिखा दूंगा एक बार। इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, अब ये इंजेक्शन से होता क्या है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसमें एक पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव सेंस से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाता। तो फर्स्ट कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू द सर्टेन एक्ट। इसके बाद देखो आप, द कॉन्ट्रैक्ट विद अ नेगेटिव एग्रीमेंट नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, मतलब कोई, ये एक तरह से नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव एग्रीमेंट टू डू सर्टेन एक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट कह रहा है, जो कोर्ट है वो कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी अफर्मेटिव एग्रीमेंट के लिए, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, जिसमें कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं। अब गलत होने पे ही तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है, सही होने पे तो मिल नहीं सकता। क्लियर है यहां तक? इसके बाद लास्ट आता है कि इट कैन ग्रांट एन इंजेक्शन इन परफॉर्मिंग द नेगेटिव एग्रीमेंट। कहने का मतलब है, आपको जो स्पेसिफिक रिलीफ है कब दिया जाता है, जब आपका एक नेगेटिव एग्रीमेंट है। यहां तक क्लियर है बेटा, डाउट है किसी को? नो सर। फिर से बता देता हूं, देखो इस कॉन्सेप्ट को। बेसिकली जो इंजेक्शन है आपका पॉजिटिव एग्रीमेंट, ठीक है ना, सर्टेन एक्ट के लिए, ठीक है ना। इसके बाद कोर्ट ना ग्रांट करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट का, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, आपको स्पेसिफिक रिलीफ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब दी जाती है, जब कुछ गलत हुआ हो, ठीक है। जब आपका सब कुछ सही चल रहा है तो आप क्या उसमें, उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट बोल रहा है, इट कैन ग्रांट एन इंजेक्शन इन परफॉर्मिंग द नेगेटिव एग्रीमेंट। इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब आपका कोई नेगेटिव एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? बताओ बेटा, शिवानी, संदीप, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अब मैं एक बार यार वो दिखा दूं बेटा, डिफरेंस, ठीक है ना, इसका डिफरेंस दिखा देता हूं। जी सर। इस टॉपिक में जो स्पेसिफिक रिलीफ है ना, बेसिकली इसमें यही है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है ना। एक बार ये पीडीएफ मैम ने भेजे होंगे, देख लो आप, शायद ना भेजे तो मैं बोल दूंगा मैडम को। ये सबको मिल रखा है क्या पीडीएफ? ये थ्योरी बेसिस हाँ का है, जी ठीक है सर, ना। मिला हुआ है ये वाला पीडीएफ मुझे। ठीक है ना, देखो इसमें भी सेम वही बोल रहा है, डैमेज है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो स्पेसिफिक रिलीफ में। इसमें भी सेम वही है बेटा, ठीक है ना। देख लो, आप रीड भी कर सकते हो, सेक्शन 6 वही रिवीजन के लिए का जब डिस्पोज कर दिया जाएगा। इसमें कुछ अलग नहीं है बेटा, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। एक हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट, ये पढ़ के चले जाना एक बार, ठीक है ना। ये जो केस स्टडी है ना, खुद से करनी चाहिए, कि करा दूं मैं, बोलो। बताओ बेटा शिवानी, कराऊं कि हो जाएगा ये? सर करा हम दो सर। खुद से कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अब यस मुझसे कह रहा करा दो, बताओ संदीप, कराऊं कि ना कराऊं? सर डिटेल में नहीं, ओवरव्यू दे दो बस थोड़ा सा, सर समरी कर टाइप। ठीक है ठीक है, वही दे देता हूँ। जो गीता रानी पॉल वर्सेस दिव्यांदु कुंडू है, इस केस में वही डिस्पोजन वाली बात की गई, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है ना। डिस्पोजन कौन सी, वही डिस्पोज कर दिया गया प्रॉपर्टी से उसको। इसके बाद सेकंड केस है एनपी तिरुंगनम वर्सेस डॉक्टर आरजे मोहन राव। इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा था तो डिसीजन स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई किया गया, ठीक है। फिर थर्ड है सुखजीत सिंह वर्सेस सिरा जुनेसिया, ये भी डिस्पोज के लिए बेचा, ठीक है ना। की पोजीशन थी एक सन के मैरिज की, वो पोजीशन हट गई, फिर पोजीशन में वायलेशन हुआ, फिर वायलेशन होते हुए वो पोजीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये अट्रैक्ट नहीं आ रहा हमारे सेक्शन किसमें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है। इसके बाद रवि सिंगल वर्सेस मोनाली सिंगल का एक केस है, फेमस केस है, ठीक है ना। इसमें वाइफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मंथली अलाउंस डॉटर स्कूल, हस्बैंड चैलेंज करता है एग्रीमेंट के लिए, वाइफ क्या करती है, शूट कर देती है फाइल। याद है मैंने कराया था, किस में कराया था आपके, बेनिफिशियरी इन इंटरेस्ट, याद आया बेटा। हु कैन sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जी सर। प्रॉपर्टी पार्टीज के बाद कौन आता है, बेनिफिशियरी, ठीक है। तो इस समय ट्रायल कोर्ट ने एक डिसीजन बताया कि हस्बैंड को पे करना पड़ेगा मेंटेनेंस अलाउंस डॉटर स्कूल फीस टू द वाइफ। यहाँ तक क्लियर है, क्यों, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है लड़की। इसके बाद देखो लास्ट है रतन पाल सिंह वर्सेस कन्वर पाल सिंह का ये केस, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हेल्ड क्या हुआ, जो एग्रीमेंट है सेल ऑफ लैंड का, इसमें सेलर रिफ्यूज नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना, जब तक कुछ प्रूफ ना हो जाए रिफ्यूजल का, क्लियर है। इसमें बस परचेजर रिक्वेस्ट कर सकता है रिफंड के लिए, यहां तक क्लियर है। इसके बाद ये कुछ कंक्लूजन थे, फिर वही समरी है, प्रिवेंटिव रिलीफ में इंजेक्शन था। आगे चलूं मैं एक और, तो अब इसके डिफरेंस कराऊं बेटा मैं। जी सर। ये चैप्टर यही कंप्लीट है, ठीक है ना शिवानी, इसमें इतना कुछ है नहीं, ये बुक 1 में आता है, ठीक है जी। ना। बुक 1 हमने 4 क्लासों में की थी, और जो बुक 1 का टॉपिक है 2 क्लास का ही था, ठीक। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। आर्बिट्रेशन थोड़ा बड़ा है, आर्बिट्रेशन को मैं डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। अब इसके बाद देखो, 1 मिनट आप, बस 1 मिनट है ना, मैं स्क्रीन से हटता हूँ क्योंकि मेरे को वो खोलना है डिफरेंस। किसी का डाउट हो पूछ सकता है, दिव्या आपका कोई डाउट है बेटा? नो सर। अच्छे से आया समझ में? यस सर। हमारी बेटा संडे डेली क्लासेस होती हैं, आप क्लास में आया करो, ठीक है। ओके। हम्म।
देखो आप, 1 मिनट। ठीक है शिवानी, यस। जी सर। नेक्स्ट संडे से आओगे कि नहीं आओगे क्लास लेने के लिए? सर मैं तो इस संडे भी आती, बट थोड़ा सा ना फीवर हो रखा था, इसलिए नहीं आई मैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ बेटा। जी। नेक्स्ट संडे से आ जाएंगे सर। हाँ बेटा, एक बार ट्राई करो आर्बिट्रेशन के लिए। ठीक है ना, बुक 1 तो हमारी कंप्लीट है, मैंने अच्छे से कराया है बुक 1। ये नहीं कि किसी को कोई डाउट हो कुछ हो इसमें, मैंने अच्छे से करा दिया। हम्म। अब 1 मिनट बेटा बस। यश अपने वहां से म्यूट कर लो। ठीक है ना, देखो आप। अब बेटा बेसिकली ये आपका क्या था, एक डिफरेंस है, ठीक है ना। ये शायद पीडीएफ होगा नहीं। 1 मिनट। दिखा बेटा ये डिफरेंस, ठीक है ना। इसको अगर वो लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा मैंने ही लिखी थी अपनी हैंडराइटिंग में, पिछले साल का है। ठीक है ना। हाँ, डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट इंजेक्शन। ठीक है ना। बेसिकली इसमें एक डिफरेंस बता रखा है, ठीक है ना। ये बेसिस दे रखा है टेम्पररी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन का, ठीक है ना। तो देखो आप, टेम्पररी इंजेक्शन, ये राइटिंग दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? सर शो हो रही है, दिख रही है। पक्का दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जी सर दिख रही है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है ना मैं, और अब दिख रही है? जी सर। या ना मैं थोड़ा जल्दबाजी, ऐसी बेटा इससे अच्छी अच्छी साफ सुथरी राइटिंग है मेरी, ये मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिखता था इधर, ठीक है ना। बच्चे काफी आते थे तो मैंने इसी के लिए जल्दबाजी में लिखा था, बोला था। तो देखो आप, टेम्पररी इंजेक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज दूंगा, अभी इसका पीडीएफ मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, टेम्पररी इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे ग्रांट किया जाता है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कब? कोर्ट केस के अंदर, ठीक है ना। जैसे टेम्पररी इंजेक्शन कहने का मतलब है कि हस्बैंड एंड वाइफ का केस लड़ा जा रहा है, अब हस्बैंड को बोला गया कि आप वाइफ के रिक्शे के पैसे दोगे, जो रिक्शे के लिए वो आ रही है, ठीक है ना, या घर खर्च के लिए 1000 रुपये 500 रुपये दोगे, तो क्या टेम्पररी, टेम्पररी। इसके बाद आता है परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन कब दिया जाता है? जब बेटा इट इज ग्रांटेड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट एंड द मेरिट्स ऑफ केस। केस के मेरिट्स को देखते हुए, केस मेरिट्स का कहने का मतलब क्या है? प्रूफ, ठीक है ना। केस के मेरिट्स को देखने के बाद क्या दिया जाएगा? इंजेक्शन दी जाएगी, उसे परमानेंट इंजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब ये ग्रांट, ये संदीप दिखाई दे रहा है ना आपको? संदीप, यस सर, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना बेटा। देखो आप, बेसिकली ग्रांट कब किया जाता है? ये ग्रांट किया जाता है एट जज कोर्ट। एट जज कोर्ट क्या मतलब, क्या होता है? कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जजमेंट अभी पेंडिंग है, उसे एडजस्ट कहते हैं, ठीक है ना। कोर्ट में जो जजमेंट पेंडिंग है उसे एडजस्ट कोर्ट बोला जाता है। और डिग्री ऑफ कोर्ट कहने का मतलब है कोर्ट के लास्ट में, कोर्ट ने जजमेंट दे दी, उसके बाद लास्ट में उसकी क्या दे दी जाएगी? जैसे कोर्ट ने आपका सूट जो फाइनल हो गया, सूट फाइनल होने के बाद आपको एक जजमेंट दे दी जाती है, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें रेगुलेशन कौन सा है? रूल 1 to लेके 5 ऑर्डर 9, एक क्रिमिनल लॉ का बेटा, ठीक है ना।
क्रिमिनल लॉ इसके अंदर आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। और परमानेंट इंजेक्शन के लिए क्या है, 38 to 42, जिसे परपेचुअल इंजेक्शन बोलते हैं। परमानेंट ही परपेचुअल है। क्लियर है ना, इसको ऐसे लर्न कर लेना। ठीक है ना शिवानी, संदीप, दिव्या? परपेचुअली आपका क्या है? परमानेंट। परमानेंट। हाँ, परमानेंट। अब देखो, जजमेंट ऑफ कोर्ट क्या इसमें डिपेंड होती है? डज नॉट डिपेंड। इसमें क्या होती है? डिपेंड ऑन जजमेंट ऑफ कोर्ट। क्लियर है? इसके बाद देखो कंक्लूसिव, ये आपका कंक्लूसिव नहीं है, आपका कंक्लूसिव होता है। क्लियर है? इसमें सोल्यूशन क्या दिए जाते हैं? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, इसमें प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? बताओ बेटा, टेम्पररी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन में किसी को डाउट है? नो सर। अच्छे से आ गया समझ में? ठीक है ना? अब देखो, आप एक में देखना बेटा, ठीक है ना? मैंने पोर्ट्रेट में किया, ये जो ये दिख रहा है ना, ये सारे ये वो हैं, क्या कहते हैं, वो स्पेसिफिक रिलीफ के हैं। ठीक है ना बेटा? तो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं तब। एक्चुअली था क्या, बोर्ड ही प्रोवाइड था मुझे, तो मैंने बोर्ड में चार्ट के फॉर्म में, वही जो चार्ट है ना, जिस पीडीएफ से मैंने पढ़ा है कलरफुल, उसी से सेम से बोर्ड में पढ़ा रखा है। दिख रहा है ना बेटा? सेम है, कोई डिफरेंट तो आपको दिखेगा नहीं इसमें। ठीक है ना? तब एक्चुअली मैंने फेस रिलीव, वो फेस दिखाते हुए पढ़ाया था। तो मैं नेक्स्ट क्लास से भी अपना फेस दिखा के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? आज तो खैर हो गया, अब नेक्स्ट क्लास से फेस दिखा के पढ़ाना है मुझे। ठीक है ना? ये देखो सैंड सब वही है, अलग कुछ भी नहीं है इसमें। मूवेबल इमूवेबल ये पढ़ा है, डिस्पोज्ड। ठीक है शिवानी? यस, सारी चीजें सेम है, तो मैंने भेजा नहीं आपको बस। ठीक है ना? मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ, एक मिनट को। हाँ, ये रहा। ठीक है ना? ये मैडम को भेज दूंगा मैं। अब बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? एक मिनट रुको आप। मैं मैम को भेज दूं ना, फिर मैम भेजती रहेंगी आपको। ठीक है ना? अब देखो आप, हाँ, अब क्या करेंगे? देखो, अब आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। दिव्या, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया है समझ में बेटा? क्या आता है? यस सर। अच्छे से आ गया ना स्पेसिफिक रिलीफ? देखो, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ को बड़े अच्छे से बताया। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं आज होमवर्क के तौर पे आपको एक एमसीक्यू के वो भेज दूंगा, हाँ, पीडीएफ। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? आंसर हमें आंसर लगाना आंसर ओके वाले एक मिनट में मैं दिखा ही देता हूँ उनको। ठीक है ना? बुक वन कंप्लीट हो गई है, तो बुक वन के आप सॉल्व करते रहो। एक मिनट रुको बेटा, आप बस एक मिनट, भेजता हूँ उनको। विद आंसर है, ठीक है ना?
अभी भेजता हूँ, रुको। हम्म, देखो आप। भेज ही देता हूँ मैडम, भेज देंगे आपको, ठीक है ना। देखो आप। चलो ये है ना बेटा, आपको है ना। हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने भेजा है, देखो आप। ये दिखा सबको? ये कॉन्ट्रैक्ट 1 है, इसका आंसर सबको दिख रहा है साथ साथ में? जी सर। तो ये एमसीक्यू अभी से करना है, ठीक है ना शिवानी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टोटल 8 बुक है बेटा। आप अब देखो, मैं इसको भेजता तो ऐसे आखिरी में, जब पूरे 8 बुकें करा देता, पर मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ में भेजता रहूं तो सही रहेगा, आप साथ साथ में पढ़ते रहो, ठीक है ना संदीप? वॉइस आ रही है संदीप? यस सर, यस सर। जी सर, बिल्कुल। ये टोटल देखो 32 पेजेस है, दिखा बेटा 32? मैं नीचे करता रहूं क्या? ये कुछ ऐसे हैं, देख लो आप। जी सर, दिख रहा है साइड इसका में 32। इसका है ना प्रिंट, प्रिंट देख लो आप, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इसी से पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे, ये जो बेटा आपके एकेडमी इन्होंने ही मुझे दिया, और कुमार के क्वेश्चन बैंक है, दिखा? दिख गया ना सबको? जी सर, जी। कुमार तो ये, क्वेश्चन। हाँ, तो ये आते ही, यही आए एग्जाम में, ऐसे समझो आप, यही आए। जो फर्स्ट ईयर, जो सेकंड ईयर में बच्चे, उन्होंने भी सेम मेरे को ये बोला कि सर जो एकेडमी से हमें एमसीक्यू मिले थे, उसी से काफी हद तक आए थे, ठीक है ना। तो देखो, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। थ्रेड टू स्ट्राइक ये सब पढ़ना है, ठीक है शिवानी। जी सर। मास्टर सर्वेंट का है, तो अंडू इन्फ्लुएंस, ये टोटल देख लो आप। ये थोड़े ऐसे हैं, इसको देख लेना बेटा, ठीक है ना। एक मिनट, लास्ट में ये रहा। टोटल कितने क्वेश्चन है? 402। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर, ये 400 एमसीक्यू की बुकलेट है एक तरह से, इसको करना है बेटा बुक 1 के लिए। अभी टोटल आपके टोटल 8 बुकें आएंगी, तो 8 बुकों में हर बुकों में मैं देता रहूंगा। यहां तक क्लियर है? देखो कॉन्ट्रैक्ट 1 का तो ये है, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिलीफ का मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिलीफ का शायद है नहीं, मैं पूछता हूँ। यहां तक क्लियर है? किसी को जी सर। डाउट है संदीप? नो सर। फिर मैं आगे चलूं? यस सर। यस सर। ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, पहुंच जाएगा आपके पास। अगर नहीं पहुंचेगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बोल देना, मैं मैम से फिर भिजवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो आप, अब आपको जो पढ़ना है, मैं आज बस ऊपर से हम समझेंगे, ठीक है ना। अभी जो करेंगे हम पढ़ेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट रुको आप बस। हम्म, अब देखो आप, दिख रहा है बेटा सबको? ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस है एलएलबी फर्स्ट ईयर का, दिख रहा है? एलएलबी 3 ईयर में फर्स्ट ईयर दिखा सबको? हाँ जी सर। ठीक है। तो देखो अभी मैंने करा दिया, तो 10 मिनट यही करा देता हूँ, क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट करना तो बेकार ही है मेरे हिसाब से, ठीक है ना शिवानी।
तो देखो आप जी सर। फर्स्ट बुक मैंने करा दी, सबको दिख रहा है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। किसी को डाउट है इस पे? नो सर। मैंने आपको बोला भी था सेक्शन 1 से 75 इंडियन है, उसके बाद ये स्पेसिफिक रिलीफ है। स्पेसिफिक रिलीफ में भी सेम रेक्टिफिकेशन, रेसिशन, कैंसिलेशन और डिक्लेरेटिव डिग्रीज कर लिया। क्लियर? अब इसके बाद जो दूसरी बुक पढ़ेंगे, अभी मैं आज यही बता देता हूँ, ठीक है ना? दिव्या दिख रहा है ना आपको? यस सर। देखते रहो बेटा, स्क्रीन में देखते रहना, ठीक है ना? बुक 1 मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है? अब बुक 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, अनअल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना? तो ये सारे टॉपिक को कवर हो करते करते कैंसिलेशन कवर करेंगे, लोक अदालत, ये देखो लोक अदालत भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बुक थर्ड। बेसिकली बुक थर्ड में ना मैं फैमिली लॉ कराता हूँ, ठीक है ना? ये जो लॉ ऑफ थॉट है ये बाद में कराता हूँ, लॉ ऑफ थॉट आपका बाद में होगा। क्या कराऊंगा मैं? सबसे पहले आपको हिंदू लॉ कराऊंगा। बड़ा है बेटा हिंदू लॉ, काफी बड़ा है, बड़ा नहीं काफी बड़ा है, 1 महीना पूरा लग जाता है हिंदू लॉ करने में। इसके बाद मोमडन लॉ, मुस्लिम लॉ कठिन है, तो मुस्लिम लॉ आसान है और छोटा है, ठीक है ना? आधे समय में हो जाएगा, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ था। यहां तक क्लियर है? उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट करेंगे। उसके बाद एक क्रिमिनल लॉ के बस मैंने पेनल्टी ही कराई है, वही आता है इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी थोड़ा बड़ा है आपका। फिर लास्ट में बेटा क्या पढ़ोगे आप? लीगल लैंग्वेज। यहां तक क्लियर है? तो कोर्स सबको समझ में आया? आपको क्या क्या पढ़ना है अपने कोर्स में? हाँ जी सर। किसी को डाउट है? नो सर। पक्का? तो देखो आप, अब जो हम सेकंड बुक पढ़ेंगे उसका एक वो बता देता हूं। जो हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में। बेसिकली हम आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन होता क्या है? मैं समरी वो बता रहा हूँ, एक चैप्टर का समरी बता रहा हूँ जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? यश संदीप, इसको सुनते रहो बस। आज मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, बस बता रहा हूँ क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना? नेक्स्ट संडे की क्लास से। तो देखो आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, इसके क्या क्या कॉम्पोजिशन है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के, ठीक है? अवार्ड क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अवार्ड क्या होते हैं, ठीक है ना? न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड क्या था, ठीक है? कंसिलेशन क्या होता है, कंसिलेटर एक अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है लोक अदालत। क्लियर है? यहां तक डाउट है किसी को? बताओ बेटा, डाउट है किसी को यहां तक? नो सर। ठीक है ना? तो देखो आप, हम जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये बेटा एक पीडीएफ है आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का, ठीक है ना? मैंने खुद से ही निकाला है। इसके अलावा अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा है, ये नहीं आ रहा समझ में, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना? ये दिख रहा है ना बेटा, टोटल ये 8 पेजेस का है। ये तो हम करेंगे 8 पेजेस का आर्बिट्रेशन का, ठीक है ना? इसमें डिफरेंस है आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन का, मतलब क्या होता है, ठीक है ना? एसेंशियल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनेशन, ट्रिब्यूनल, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, ड्यूटीज, ठीक है ना? इसके बाद कंसिलेशन, फिर कंसिलेशन खत्म, कंसिलेशन मीडिएशन का डिफरेंस, ठीक है? तो इसमें तो कंसिलेशन तक है, ठीक है ना? मुझे क्या कराना है, लोक अदालत तक कराना है। तो देखो ये पीडीएफ आपके स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? आ रही है ना बेटा शिवानी आपको वॉइस?
हाँ जी सर। और उसके बाद देखो आप, ये कुछ है ना, मैंने कराए थे फर्स्ट बैच में, ठीक है ना। तो बेटा टोटल 36 है। इसको काफी, ये आपके एकदम सटीक इजी लैंग्वेज में, ये जो 36 है ना, इसमें ये है ना, लास्ट में देखो आप, इसमें लोक अदालत था, ये आर्बिट्रेशन, मैंने सब मर्ज कर दिया था ना उनके लिए कि क्या क्या थ्योरेटिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। लोग, ये क्वेश्चन आंसर है बेटा, ठीक है ना। ये लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत, लोक अदालत मेरे को पढ़ाना था, ठीक है ना। फिर न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिनीवा कन्वेंशन, तो ये सब मैंने गूगल में सर्च किया था, ठीक है ना। ये सब मैं किस में था आपके, गूगल से मैंने सर्च किए थे, ठीक है ना बेटा। ये सारा रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। लोक अदालत के क्या कॉम्पोजिशन थे, तो मैं इससे भी कराऊंगा, ये चारों का डिफरेंस, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। सेटिंग अ साइट थ्योरेटिकल में है, ठीक है ना। अब तो खैर एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। वैसे थ्योरेटिकल के लिए मैंने प्रिपेयर कराया था सबको फर्स्ट ईयर में, मुझे पता नहीं था कि एमसीक्यू पैटर्न है। ये तो मैं और अच्छे और एमसीक्यू वाले उससे तरीके से कराता, पर मैंने थ्योरेटिकल से कराया था सब कुछ, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं अभी, 5 मिनट डाउट सेशन लेंगे, 5 मिनट के बाद क्लास ओवर कर देंगे हम, ठीक है ना अपनी। किसी को डाउट है बेटा? नेक्स्ट क्लास में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। बताओ बेटा किसी को डाउट है? यश, शिवानी, दिव्या, संदीप, आज बच्चे बहुत कम ज्वाइन हुए हैं। कोई डाउट नहीं है सर। अच्छे से आया स्पेसिफिक रिलीफ? हाँ जी सर। ठीक है ना। तो मैं, आया होगा वो नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, टेम्पररी और परमानेंट इंजेक्शन आया, किसी को डाउट है? बताओ बेटा, टेम्पररी और परमानेंट अच्छे से आया? निकिता, कोई डाउट है? नहीं। नहीं है ना। आज की क्लास में अभिषेक भी नहीं है, होगा, बीमारी होंगे शायद। कोई डाउट है या संदीप आपको? नो सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है मुझे। ठीक है। जी सर। कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से आया? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट समझ में, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ बेटा, शिवानी, दिव्या, आपको आया अच्छे से समझ में? सर यस एक ना आपने लास्ट क्लास में भी ना एक फुल फॉर्म बताया था, और वो ना आपने मॉर्निंग में भी बताया था। वो एक्चुअली थोड़ा सा तो मेरा मतलब वॉइस नहीं आ पा रही थी ना मेरे को, तो मैं वो पूछ नहीं पाई। वो एनसीटी समथिंग से कुछ स्टार्टिंग था। एनसीएलटी, एनसीएलटी। ओके मैं, संदीप बता दो, एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप ही ने बताया था पिछली क्लास हाँ में जी। सबको, बता दो बेटा। संदीप, वॉइस आ रही है? एनसीएलटी की फुल फॉर्म बता दो एक बार। जी सर। एनसीईआरटी की क्या फुल सर, फॉर्म होती थी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आ गया समझ में शिवानी? ये जो ट्रिब्यूनल होते थे बेसिक स्पेसिफिक केसेस के लिए बनाए गए थे, जैसे आर्म फोर्स के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए, कंपनी लॉ के लिए। तो इसमें कोई एडवोकेट नहीं जाता, इसमें कौन जाते? चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो ये ओ केस फाइट करते हैं। अब आर्म फोर्सेस में तो कोई सीए सीएस जाएगा नहीं, आर्म फोर्स में कौन जाएगा? उसका चीफ जाएगा,
ठीक है ना, आर्मी नेवी मिलिट्री का चीफ जाता है, वो केस फाइट करता है, ठीक है ना। जैसे ओके ना। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी सेक्रेटरी जा रहा है, तो कंपनी सेक्रेटरी अब अपने क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अब क्लाइंट का जब रजिस्ट्रेशन करा रहा है कंपनी सेक्रेटरी, तो उस रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही, तो किसके किसके अगेंस्ट फाइट करेगा एनसीएलटी में जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, आरओसी के बिहाफ पे, आरओसी के अगेंस्ट। आरओसी कौन होते हैं शिवानी, ध्यान से समझना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो एमसी की साइट चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। जैसे डायरेक्ट ओके। टैक्स, जैसे आपका आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, इनमें कोई दिक्कत होती है ना, तो ये जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में असेसिंग ऑफिसर को दिख रहा है, तो किस में जाएगा, डायरेक्ट टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है ना। आप बेटा एडवोकेट बनने वाले हो, तो ट्रिब्यूनल अच्छे से पता होने चाहिए आपको, हाँ ठीक है जी, ना। हाँ जी। मैं लोक अदालत को बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। लोक अदालत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जब फर्स्ट बैच हमारा जब चल रहा था बेटा फर्स्ट ईयर में, तो बेसिकली आर्बिट्रेशन में जो सिलेबस में था, लोक अदालत और फॉरेन अवार्ड, ठीक है ना, ये मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने फैमिली लॉ के मिडिल क्लास में इसको करवाया था दोबारा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको आगे चल के आएगा ही, लोक अदालत आएगा, ठीक है। हाँ जी क्रिमिनल में, सर। क्रिमिनल में डाउट है किसी को? और कोई डाउट है बेटा? संदीप, शिवानी, दिव्या, कोई डाउट? अभी कोई डाउट नहीं है सर। फिर आज की क्लास हम इतनी रखें बेटा, जी सर। नेक्स्ट संडे मिले। होमवर्क अच्छे से करना है सबको। होमवर्क में मैंने भेज ही रखे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको करने हैं। अभी से आदत डाल लो, ये 400 क्वेश्चन एक दिन में नहीं होंगे कि पेपर के एक दिन पहले आप बैठ के करने बैठ रहे हो, नहीं जी होगा सर। बेटा। जी सर। इसी से पेपर आता है, इतना हिंट दिया है मैंने, ठीक है ना। ठीक है संदीप। जी सर। अब देखो मैंने एमसीक्यू पैटर्न बनाया, अब अगर थ्योरेटिकल पैटर्न आ गया तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा, जी। ठीक है ना। आपको अगस्त में पता चल जाएगा, अगस्त के मिड में, कि कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम कब होंगे सर? एग्जाम बेटा अगस्त में ही होंगे। तो नहीं, अगस्त सितंबर, 1 सितंबर मान लो, 1 सितंबर। सितंबर में एग्जाम होंगे, अगस्त में हाँ पता लगेगा एमसीक्यू आएगा या थ्योरेटिकल आएगा। हाँ, जुलाई में पता चल जाता है, वैसे जुलाई के मिड में ही पता चल जाता है, ठीक है ना। ओके। पिछली बार तो देखो एमसीक्यू था, तो इस बार भी एमसीक्यू ही होना चाहिए, इतना हिंट दे रहा हूं मैं। सर प्रैक्टिकल के लिए भी आप ही प्रिपेयर कराओगे? प्रैक्टिकल के लिए? हाँ। हाँ बेटा। सर वैसे मॉक टेस्ट वगैरह होएगा हमारा, लाइक एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं? मॉक टेस्ट कैसे? एग्जाम में बैठने के लिए? मैं आपको टेस्ट करने के लिए कि भाई कैसे क्वेश्चंस मिले। प्रैक्टिकल में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो? हाँ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले कोर्स तो कंप्लीट हो बेटा, पहले कोर्स करा दो, फिर अच्छे से करा दूंगा मैं तो। यस, आपको यही कह रहा हूँ कि हो सके तो संडे क्लास ले लिया करो, ठीक है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट संडे संडे, संडे क्या है, डाउट भी क्लियर हो जाते हैं हमारे, मेरे से आप अपने सर से मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, और साथ में आके एकेडमिक में आपके कोई डाउट हो, पर्सनल बुक से रिलेटेड कुछ भी, तो वो भी आके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, नेक्स्ट संडे से आ जाऊंगा। अब मैं हर संडे अवेलेबल हूँ बेटा, ठीक है ना। जब मैं बीमार था तो मैं खुद ही मना कर देता हूँ मैं आपको, ऐसे मैं अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं बेटा, फिर आप सब लेफ्ट हो सकते हो, दिव्या, शिवानी, संदीप। ओके सर बाय। ये वैसे सैटरडे से क्लास कब लोगे आप? सैटरडे से अभी बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, मैम कंफर्म कर देंगे आपको बात ठीक है सर, करके, ठीक है। ओके ठीक सर, है ना। ओके, बाय सर। ओके सर, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। बाय। आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून। बाय बेटा, बाय। ठीक है, जा सकते हो यश, आप जा सकते हो, क्लास ओवर है आपकी।